तो आज हम गहराई से बात करने वाले हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी ने इंडिया के इतने बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। जी। हमारे पास एम्पायर पॉडकास्ट के यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट से कुछ अंश हैं जो इस कहानी को काफी दिलचस्प तरीके से बताते हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन सोर्सेस से जो जरूरी इंसाइट्स हैं वो निकालें। एग्जैक्टली और हमारा फोकस रहेगा उन की पॉइंट्स पर कि कैसे इतनी छोटी सी शुरुआत से ये कंपनी इतनी पावरफुल बन गई और रॉबर्ट क्लाइव जैसे फिगर्स का क्या रोल था इसमें। हाँ। और फिर इसका इंडिया पर और खासतौर पर बंगाल पर क्या भयानक विनाशकारी असर पड़ा। ओके, तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। लेट्स अनपैक दिस। शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव से करते हैं। ये नाम तो बार बार आता है। बिल्कुल। सोर्सेज बताते हैं कि उसकी सक्सेस का एक बड़ा राज था उसकी टाइमिंग और उसकी रुथलेसनेस। वो अक्सर सही वक्त पर सही जगह मौजूद होता था। हाँ, और उसकी जो वॉर स्ट्रैटेजी थी वो भी बिल्कुल कन्वेंशनल यानी पारंपरिक नहीं थी। अच्छा। वो रात में हमला करना, कोहरे का फायदा उठाना या फिर तूफान के दौरान पीछे से वार कर देना, बिल्कुल जैसे आज की स्पेशल फोर्सेस करती हैं। ओह। उसने पहले अपने फ्रेंच राइवल डुप्लेक्स को हराया और फिर सिराजुद्दौला को। कैलकाटा वापस लेने के लिए तो उसने ऐसे आर्मामेंट्स इस्तेमाल किए जिनके बारे में सिराज को शायद अंदाजा भी नहीं था। क्यों? क्योंकि एक नेवी, जिसे लॉस्ट नेवी भी कहा गया, वो बिल्कुल इत्तेफाक से उसी वक्त वहां पहुंच गई थी। तो फायर पावर एकदम से बढ़ गया। वाओ। और दिलचस्प बात यह भी है कि उसने यही गुरिल्ला टैक्टिक्स सिर्फ इंडिया में नहीं, हाँ, बल्कि ब्रिटेन में बैठे ईस्ट इंडिया कंपनी के अपने ही साथी डायरेक्टर्स के खिलाफ भी इस्तेमाल की। अपना फैक्शन, अपना गुट बनाने के लिए। सोर्स में लिखा है वो हमेशा जीतता था। कमाल है, पॉलिटिक्स में भी वही टैक्टिक्स। हाँ, पर यहाँ एक चौंकाने वाली बात है। कंपनी के शुरुआती 100 सालों में उनके लंदन हेड ऑफिस में सिर्फ 35 परमानेंट एम्प्लॉइज थे। सिर्फ 35? सोचिए जरा। और बैटल ऑफ प्लासी के वक्त जब कंपनी दुनिया की सबसे कीमती, सबसे अमीर जमीन पर कब्जा कर रही थी, पूरे इंडिया में सिर्फ 250 अंग्रेज सिविल सर्वेंट्स थे। सिर्फ 250? हाँ, तो सवाल ये उठता है कि इतनी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन ने ये सब किया कैसे? हाँ, ये सवाल बहुत अहम है और इसके पीछे देखिए 2 मेन फैक्टर्स थे जैसा सोर्स भी हाईलाइट करता है। क्या थे वो? पहला, मुगल एम्पायर का पतन। वो स्ट्रक्चर, वो ढांचा चरमरा चुका था और जो रीजनल पावर्स थी वो आपस में बटी हुई थी, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। राइट। बिखराव था। बिल्कुल। और दूसरा फैक्टर था यूरोप में हुई मिलिट्री रेवोल्यूशन। जो ब्रिटिश और फ्रेंच थे उनके पास नई मिलिट्री टेक्निक्स थी और बेहतर फायर पावर था, मारक क्षमता। अच्छा। जो उस वक्त इंडियन आर्मीज के पास उस लेवल पर नहीं थी। और कंपनी ने ये भी जल्दी समझ लिया कि इन टेक्निक्स को इस्तेमाल करने के लिए यूरोपियन होना जरूरी नहीं है। हाँ बिल्कुल। उन्होंने लोकल इंडियन सोल्जर्स सिपॉइज को भर्ती करना शुरू कर दिया। जी, और अच्छी तनख्वाह पर। सोर्स कहता है करीब 3 गुना ज्यादा सैलरी देते थे वो। 3 गुना? हाँ, लेकिन इसमें एक और क्रूशियल लिंक है, वो है इंडियन बैंकर्स। इंडियन बैंकर्स? वो कैसे? कंपनी ने अपनी फौज खड़े करने के लिए इंडियन बैंकर्स से पैसा बोरो किया, उधार लिया। अच्छा, पर बैंकर्स ने विदेशियों को पैसा क्यों दिया? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? देखिए, सोर्स के मुताबिक वजह सीधी थी। दोनों साइड्स, कंपनी भी और बैंकर्स भी, कॉन्ट्रैक्ट्स की अहमियत समझते थे, इंटरेस्ट रेट्स का मतलब समझते थे और टाइम पर पेमेंट का डिसिप्लिन जानते थे। बिजनेस इज बिजनेस। एग्जैक्टली। दोनों पैसा बनाना चाहते थे और जानते थे कि वे एक दूसरे के साथ बिजनेस कर सकते हैं। तो ये लड़ाई असल में व्हाइट वर्सेस ब्राउन सोल्जर्स की नहीं थी। तो फिर? इसकी 2 आर्मीज के बीच की लड़ाई थी, जिन्हें फाइनेंस कौन कर रहा था? इंडियन बैंकर्स। ये तो बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव है। अच्छा, कंपनी का जो वर्किंग कल्चर था वो भी काफी अजीब था ना? 16 साल से कम उम्र के लड़के राइटर बनकर आते थे। हाँ, और उनकी मोर्टालिटी रेट, मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। कहते हैं कि एवरेज लाइफ स्पैन बस 2 मॉनसून का था। बाप रे। और जो बच जाते थे उनका एक ही लक्ष्य होता था, जल्दी से जल्दी, अक्सर 30 साल की उम्र तक, एक मैसिव फॉर्चून कमाना और इंग्लैंड वापस जाकर ऐश की जिंदगी जीना। तो ये पूरा एसेट स्ट्रिपिंग वाला मॉडल था, है ना? एग्जैक्टली। जैसे आज कोई कॉर्पोरेशन किसी कंपनी को टेक ओवर करके उसके जो वैल्यूएबल हिस्से हैं वो रख लेती है, बाकी सब बेच देती है। हाँ। इसमें वो कोई दिखावा नहीं था कि हम यहाँ सिविलाइजेशन सिखाने आए हैं या कोई भलाई करने आए। वो सब बाद में आया, ब्रिटिश राज के टाइम पे। इनका मकसद साफ था। बिल्कुल क्लियर, पैसा कमाना। एक प्योर मनी मेकिंग मशीन थी ये कंपनी।
और इसका सबसे भयानक असर शायद बंगाल के वीवर्स मतलब बुनकरों पर पड़ा। उन्हें जबरदस्ती काम करवाया जाता था। हाँ, सोर्स में तो यहाँ तक लिखा है कि उन्हें इफेक्टिवली वीविंग कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स जैसी जगहों पर रखा जाता था। घर जाने की इजाजत भी नहीं होती थी कई बार। ये तो बहुत बुरा है। यहीं पर वो अंगूठा काटने वाली कहानी आती है, जो बहुत फैली हुई है। हाँ, मैंने भी सुना है कि अंग्रेजों ने इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म करने के लिए बुनकरों के अंगूठे काट दिए। जी, लेकिन सोर्स के अनुसार ये पूरी कहानी नहीं है। एक शुरुआती अकाउंट है जो असल में क्लाइव के ही एक दुश्मन ने लिखा था। अच्छा। वो बताता है कि कुछ वीवर्स ने इस जुल्म से, इस शोषण से बचने के लिए खुद अपने अंगूठे काट लिए थे। क्या? खुद? हाँ, ताकि वो बुनाई ना कर सकें और कंपनी उन्हें छोड़ दे। सोचिए कितनी डेस्परेशन रही होगी। यकीन नहीं होता। लेकिन बाद में 19वीं सेंचुरी में जब ब्रिटेन खुद अपना बना कपड़ा इंडिया में बेचना चाहता था, तब ये कहानी बदल दी गई। तब ये कहा जाने लगा कि अंग्रेजों ने अंगूठे काटे थे इंडस्ट्री खत्म करने के लिए। अच्छा, तो ये दूसरी वाली कहानी शायद प्रोपेगेंडा थी। लगता तो यही है सोर्स के हिसाब से। दूसरी कहानी शायद सही नहीं है, पर पहली कहानी बुनकरों की उस वक्त की हताशा, उनकी डेस्परेशन को जरूर दिखाती है। लेकिन ये भी सच है कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद कंपनी ने बंगाल को बुरी तरह लूटा। हाँ, वो तो है। हालांकि उन्हें कलकत्ता में मारवाड़ी कम्युनिटी जैसे कोलैबोरेटर्स यानी सहयोगी भी मिले। वो क्यों जुड़े कंपनी से? कलकत्ता उस वक्त एक टैक्स फ्री पोर्ट था, तो वो लोग वहां आकर बस गए थे और उन्होंने कंपनी को ऊंचे ब्याज पर पैसा दिया, जिससे वो खुद भी काफी अमीर हुए। अच्छा, तो एक तरफ लूट, दूसरी तरफ कोलैबोरेशन। जी। बक्सर के बाद कंपनी के लिए एक और बड़ा बदलाव आया। क्या? अब उन्हें इंडिया से सामान खरीदने के लिए इंग्लैंड से सोना मतलब बुलियन लाने की जरूरत नहीं रही। तो फिर पैसा कहाँ से आया? वो लोकल्स पर लैंड टैक्स लगाते थे और उसी टैक्स के पैसे से इंडियन गुड्स जैसे कॉटन, सिल्क, सॉल्ट पीटर यानी शोरा वगैरह खरीदते थे। मतलब इंडियन पैसे से ही इंडियन माल खरीदकर मुनाफा कमा रहे थे। कमाल की स्ट्रैटेजी, डबल प्रॉफिट। बिल्कुल। फिर उन्हें कमाई का एक और जरिया मिल गया, ओपियम, अफीम। अफीम? हाँ, उन्होंने देखा कि जो मार्जिनल लैंड है, मतलब कम उपजाऊ जमीन, उस पर अफीम अच्छी उगती है। धीरे धीरे प्रॉफिट इतना बढ़ा कि जो अच्छी खासी फूड क्रॉप्स वाली जमीन थी, जहां अनाज उगता था, उस पर भी किसानों को जबरदस्ती अफीम की खेती करने पर मजबूर किया जाने लगा। ओ, मतलब खाने की पैदावार कम करके कैश क्रॉप उगवाना। जी हाँ, और इसका नतीजा बहुत भयानक निकला। कैसे? 1768 और 1769 में मॉनसून फेल हो गया। बारिश ही हुई नहीं। ओ नो। भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, तालाब मिट्टी के गड्ढे बन गए और चावल की कीमत कहते हैं 5 गुना बढ़ गई। 5 गुना? आम आदमी का क्या हुआ होगा? बहुत बुरा हाल। मुर्शिदाबाद के आसपास से स्टार्वेशन मतलब भूखमरी की खबरें आने लगीं। सड़कें लाशों से पट गईं। हे भगवान। एक अंग्रेज अफसर था, जेम्स ग्रांट। उसने लिखा है कि हवा में लाशों की बदबू फैली थी, हर तरफ मौत और तकलीफ थी। स्ट्रीट्स एंड पैसेजेस चोक्ड विद द डाइंग एंड द डेड। कितना भयानक मंजर रहा होगा। कितने लोग मरे होंगे, कोई अंदाजा है? अनुमान है कि इस भयानक फैमीन में, जो 1769 से 71 तक चला, करीब 30 से 50 लाख लोग मारे गए। 3 to 5 मिलियन पीपल। 30 to 5 मिलियन। 30 से 50 लाख? हाँ। ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, कहा जाता है कि बंगाल की करीब 1/3 आबादी खत्म हो गई थी। 1/3? अच्छा, यहाँ एक बात सोर्स में कही गई है जो बहुत जरूरी है। जी। कि इंडिया में पहले भी अकाल पड़े थे। हाँ। ऐसा नहीं कि अकाल पहली बार आया था। हाँ, बिल्कुल। लेकिन तब जो लोकल रूलर्स होते थे, स्थानीय शासक, वो कुछ न कुछ रिलीफ वर्क मतलब राहत का काम जरूर करते थे। जैसे सोर्स में लिखा है कि मुर्शिदाबाद की जो नवाबी फैमिली थी, वो खाना बांट रही थी। जी, ये भारतीय परंपरा थी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उन्होंने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में एक भी सूप किचन मतलब एक भी मुफ्त खाने का केंद्र नहीं खोला। एक भी नहीं? कुछ भी नहीं। वो खुद को बंगाल के लोगों के प्रति अकाउंटेबल यानी जिम्मेदार मानते ही नहीं थे। उनका काम सिर्फ टैक्स वसूलना था। बस उनका काम था शेयर होल्डर्स के लिए मुनाफा कमाना। फैमीन के दौरान भी जब सड़कें लाशों से भरी थीं, कंपनी के सोल्जर्स को बायोनेट्स संगीनों के साथ गांव में टैक्स वसूलने भेजा जा रहा था। अकाल के बीच में टैक्स वसूली? संगीनों के जोर पर। जी हाँ, जबकि इंडियन प्रैक्टिस ये थी कि अकाल के समय टैक्स माफ कर दिया जाता था। ये तो बिल्कुल उल्टा था। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात सुनिए, लंदन में शेयर होल्डर्स को क्या बताया गया? क्या? कि फैमिन के बावजूद हमने पूरा टैक्स वसूला है और इस सफलता पर उन्होंने अपना डिविडेंड 10% से बढ़ाकर 12.5% करने के लिए वोट किया। अविश्वसनीय।
मतलब लोगों की लाशों पर मुनाफा। एक तरह से हाँ। इस क्रूरता की खबरें क्या ब्रिटेन पहुंची? किसी को पता चला वहां? हाँ पहुंची। कुछ करेजस लोग थे, विसल ब्लोअर जिन्हें कह सकते हैं, उन्होंने एनोनिमसली, मतलब गुमनाम चिट्ठियों के जरिए खबरें वहां पहुंचाई। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की इमेज बिल्कुल बदल गई। एक बेरहम हत्यारी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज बन गई। लंदन में क्लाइव पर सैटारिकल प्लेस, व्यंग्यात्मक नाटक खेले जाने लगे, लॉर्ड वल्चर जैसे नामों से। उसे सड़कों पर लोग ताने मारते थे। पब्लिक ओपिनियन बदला। हाँ। और इस खबर का असर 7 समंदर पार अमेरिका तक पहुंचा। अमेरिका? कैसे? अमेरिकन कॉलोनिस्ट जो थे वो बंगाल की रिपोर्ट्स पढ़कर डर गए। उन्हें लगा कि ये कंपनी उनके साथ भी ऐसा ही करेगी। अच्छा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का वो जो टी एक्ट था और साथ में बंगाल के अत्याचारों की खबरें, इन दोनों ने मिलकर बॉस्टन टी पार्टी को हवा दी। अच्छा, तो बॉस्टन टी पार्टी का बंगाल फैमिन से कनेक्शन है? हाँ, सोर्स तो यही बताता है। अमेरिकन नहीं चाहते थे कि कंपनी की चाय उनके यहाँ आए या कंपनी का राज उनके यहाँ आए। ये तो बहुत दिलचस्प कनेक्शन है। और एक और बात, स्रोत बताते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के झंडे और शुरुआती अमेरिकन झंडे स्टार्स एंड स्ट्राइप्स में काफी सिमिलैरिटी थी। हाँ, ये भी एक अजीब विडंबना है। खैर, वापस बंगाल पर आते हैं। फैमिन ने कंपनी की कमाई का क्या किया? कमाई की तो कमर ही तोड़ दी। वो कहावत है ना, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को भूखा मार दिया। Starve the goose that lays the golden egg to death. हाँ, अगले साल टैक्स वसूलने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। लोग इतने बेबस हो गए कि अपने बच्चे बेचने लगे, खेती के औजार बेचने लगे। नरभक्षण, कैनिबलिज्म तक की खबरें आईं। ओह गॉड! तो फिर कंपनी ने क्या किया? पैसा तो खत्म हो गया होगा? बिल्कुल। कलकत्ता से लंदन चिट्ठियां जाने लगीं कि पैसा खत्म हो गया है, हमें बेल आउट करो, मतलब सरकारी मदद से बचाओ। बेल आउट? एक प्राइवेट कंपनी? हाँ, और उसी वक्त जो अंग्रेज कंपनी से रिटायर होकर अपना पैसा लेकर अमीर बनकर लंदन लौटे थे, वो जब अपना पैसा निकालने पहुंचे तो पता चला कि कंपनी के पास तो पैसे ही नहीं है। कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी। एक तरह से बैंकों पर रन शुरू हो गया। जैसे 2008 में हुआ था? बिल्कुल। सोर्सेज इसकी तुलना 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से ही करता है। इसका असर पूरे यूरोप के फाइनेंशियल सिस्टम पर पड़ा। स्कॉटलैंड का एयर बैंक डूब गया। बाप रे! और अगले 2 महीनों में करीब 32 और यूरोपियन बैंक्स कोलैप्स हो गए। कंपनी को टू बिग टू फेल माना गया, मतलब इतनी बड़ी कि सरकारों से डूबने नहीं दे सकते। तो सरकार को आना पड़ा बीच में? मजबूरन। कंपनी को ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास मदद के लिए जाना पड़ा और नतीजा ये हुआ कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट? हाँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार सीधे तौर पे हस्तक्षेप किया। उन्होंने कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी और यहीं से ब्रिटिश स्टेट, मतलब ब्रिटिश सरकार, सीधे इंडिया में कंपनी के मामलों और इंपीरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद में शामिल हो गई। ये एक टर्निंग पॉइंट था, मतलब स्टेट इंटरवेंशन। बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। अच्छा, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। वो क्लाइव से काफी अलग था, है ना? हाँ, बहुत अलग। वॉरेन हेस्टिंग्स एक स्कॉलर था, विद्वान, एक लिंग्विस्ट था, भाषाविद। हिंदी, बंगाली, पर्शियन बोलता था। संस्कृत में उसकी गहरी रुचि थी। अच्छा। उसने भगवद गीता के पहले इंग्लिश ट्रांसलेशन को स्पॉन्सर किया था। वाओ! उसने एक बार लिखा भी था, आई लव इंडिया अ लिटिल मोर देन माई ओन कंट्री। वाओ, ये तो बिल्कुल अलग पर्सनालिटी है क्लाइव से। जी, हालांकि वो भी उसी लालची कंपनी के लिए ही काम कर रहा था, पर उसने कुछ सुधार करने की कोशिश की। जैसे अनाज के भंडार, ग्रैनरीज बनवाए, ताकि भविष्य में अकाल से कुछ बचाव हो सके। लीगल सिस्टम को सुधारने की कोशिश की। लेकिन उसके लिए आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत लंदन से जो नए काउंसिल मेंबर्स भेजे गए थे, खासकर एक आदमी था फिलिप फ्रांसिस। हाँ। वो क्लाइव का बड़ा प्रशंसक था और खुद गवर्नर जनरल बनना चाहता था। वो हेस्टिंग्स का कट्टर दुश्मन बन गया। काउंसिल में हमेशा ठनी रहती थी। अच्छा, ऑफिस पॉलिटिक्स। हाँ, और दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि हेस्टिंग्स और फ्रांसिस ने कलकत्ता में बाकायदा ड्यूअल लड़ा, पिस्तौल से। क्या? ड्यूअल? गवर्नर जनरल ने? जी हाँ। और मजे की बात यह है, जैसा सोर्स में लिखा है, दोनों को पिस्टल ठीक से लोड करनी भी नहीं आती थी। रियली? हाँ। खैर, हेस्टिंग्स ने फ्रांसिस को घायल कर दिया। फ्रांसिस वापस इंग्लैंड गया और वहां उसने हेस्टिंग्स के खिलाफ जबरदस्त माहौल बनाया, लॉबिंग की। तो फिर हेस्टिंग्स का क्या हुआ? नतीजतन हेस्टिंग्स पर ब्रिटेन में इम्पीचमेंट चलाया गया, महाभियोग। ओह, उसे दोषी पाया गया? नहीं, पार्लियामेंट को उम्मीद थी कि कोई मोटा ताजा भ्रष्ट अंग्रेज अफसर पेश होगा, लेकिन हेस्टिंग्स दुबला पतला सादे कपड़ों में आया। मुकदमा कई साल चला,
लेकिन आखिरकार उसे बरी कर दिया गया। बरी हो गया वो? हाँ, कई इतिहासकार मानते हैं कि असली विलन क्लाइव था, हेस्टिंग्स नहीं। और हेस्टिंग्स के समय में इंडोलॉजी यानी भारतीय विद्या के अध्ययन को भी काफी बढ़ावा मिला। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना उसी के समय हुई। तो उसका लेगेसी मिला जुला है। मिला जुला कह सकते हैं। उसके जाने के बाद कंपनी ने अपना ध्यान बाकी बची बड़ी मिलिट्री चैलेंजेस पर लगाया। कौन सी? साउथ में टिपू सुल्तान और वेस्ट में मराठास। ये तो बड़ी ताकतें बची थीं। लेकिन अब तो कंपनी के पास वो पहले वाली टेक्नोलॉजिकल एज नहीं रही होगी, क्योंकि सोर्स कहता है कि टिपू और मराठास ने भी नई यूरोपियन वॉरफेयर टेक्निक सीख ली थी। सही बात है। अब मुकाबला बराबरी का था तकनीक के मामले में। तो फिर कंपनी कैसे जीती? उनके पास ऐसा क्या था जो टिपू या मराठास के पास नहीं था? सामग्री दो मुख्य कारण बताती है। पहला, बंगाल से मिलने वाला अकूत रेवेन्यू, बेहिसाब पैसा। अच्छा, पैसा? हाँ, उस पैसे से वो बहुत बड़ी प्रोफेशनल आर्मी मेंटेन कर सकते थे। दूसरा, इंडियन बैंकर्स का लगातार फाइनेंशियल सपोर्ट। बैंकर्स को पता था कि कंपनी उनका पैसा लौटा देगी। उनके पास एक तरह से कांस्टेंट लाइन ऑफ क्रेडिट थी। तो मनी पावर ने काम किया। मनी पावर और साथ में कूटनीति, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, फूट डालो और राज करो। वो कैसे? उन्होंने पहले मराठास की मदद से टीपू को हराया और फिर मराठास को आपस में ही लड़वा दिया। सोर्स कहता है कि दो बड़ी मराठा ताकतें, सिंधिया और होलकर, वो कभी एक साथ मिलकर कंपनी के खिलाफ लड़े ही नहीं। ओह, उनको आपस में ही उलझाए रखा। बिल्कुल। नतीजा ये हुआ कि 1799 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की अपनी प्राइवेट आर्मी करीब 2 लाख सोल्जर्स तक पहुंच गई थी। 2 लाख सैनिक? हाँ, जो उस समय की ब्रिटिश नेशनल आर्मी से दोगुनी बड़ी थी। बाप रे, प्राइवेट आर्मी इतनी बड़ी? जी, और इस सेना के दम पर उन्होंने हिमालयाज के साउथ में लगभग पूरे इंडिया पर कंट्रोल कर लिया था, सिवाय पंजाब के, जहां महाराजा रंजीत सिंह का राज था। तो मतलब 1 सदी से भी कम समय में प्लासी के बाद लगभग पूरा इंडिया एक प्राइवेट कंपनी के कब्जे में आ गया। हाँ, मोटे तौर पर यही हुआ। तो हमने देखा कि कैसे एक प्राइवेट कॉरपोरेशन ने चालाकी, मिलिट्री पावर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और हाँ, ब्रूटल एक्सप्लॉयटेशन के दम पर एक पूरे उपमहाद्वीप पर कब्जा कर लिया। और बंगाल का फमीन इसकी क्रूरता का शायद सबसे भयानक, सबसे दर्दनाक उदाहरण है। बिल्कुल। और कैसे इसी कंपनी के कारनामों और उसके बाद हुए फाइनेंशियल कोलैप्स ने आखिरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट को सीधे तौर पर इंडिया के शासन में इन्वॉल्व होने पर मजबूर किया, जिसने फिर भविष्य के ब्रिटिश राज की नींव रखी। हाँ। और ये भी साफ है कि इंडियन शक्तियों का जो आपसी बिखराव था, जो फूट थी, वो कंपनी की सक्सेस का एक बहुत बड़ा कारण बनी। तो इसका क्या मतलब है? सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे एक कॉरपोरेशन, एक अकेली कंपनी इतनी ज्यादा अनचेक्ड पावर हासिल कर सकती है। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है और श्रोताओं के सोचने के लिए एक सवाल हम छोड़ सकते हैं यहाँ पर। क्या? कि क्या उस दौर की कॉरपोरेट पावर, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत, और आज की जो जायंट मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, उनके इन्फ्लुएंस और उसके तौर तरीकों में कोई पैरेलल्स, कोई समानताएं नजर आती हैं? ये सोचने वाली बात है। या फिर किसी क्षेत्र की ताकतों को आपस में बांटने की जो नीति होती है, उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस, उसके दूरगामी परिणाम क्या होते हैं, इस पर जरूर गौर किया जा सकता। बिल्कुल, सोचने के लिए बहुत कुछ है।